Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video lecture on the channel of BioKids. All of you are warmly welcome towards the channel. Today we are going to discuss the topic of water pollution and all of the associated causes and effects that are going to have an impact on living organisms as well as on human beings and the environment mainly. आज का जो टॉपिक है वो वाटर पोल्यूशन के हवाले से है। चैप्टर 27 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, सेकेंड ईयर बायोलॉजी की बुक से लेक्चर नंबर 9 बनता है, जिसमें हमने वाटर पोल्यूशन को डिस्कस करना है। सबसे पहले तो लेक्चर का ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है वाटर पोल्यूशन क्या चीज़ होती है, उसके मेन कॉजेज़ क्या हैं और उससे होने वाले जो चीज़ें हैं, लाइक सबसे पहली बात कि यूट्रॉफिकेशन क्या होती है, ठीक है, और उससे कैसे एल्गल ब्लूम्स बनते हैं, ठीक हो गया, और इफ़ेक्ट्स एल्गल ब्लूम्स के क्या होंगे उस वाटर के ऊपर या हमारी लाइफ के ऊपर, ठीक है। इसी तरह इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स जो होती हैं वो किस तरह से वाटर को जो है वो आप कहते हैं उसको इम्प्योर करते हैं। So this is the overview of the lecture in which we will discuss about water pollution, main causes, eutrophication and the algal blooms due to it, effect of algal bloom and the industrial effluents as well. That was a brief overview of the lecture and now we are going to discuss each of the point in detail. तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है वाटर पोल्यूशन के हवाले से। डेफिनेशन ये है, कंटामिनेशन ऑफ स्ट्रीम्स, लेक्स, अंडरग्राउंड वाटर और बे ओशन बाय सब्सटेंसेस हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। यानी कि जितनी भी स्ट्रीम्स यानी नदियाँ होती हैं, ठीक है, या लेक्स जिसको हम कहते हैं तालाब हैं, अंडरग्राउंड वाटर है जिसको आप ज़ेर ज़मीन पानी या ग्राउंड वाटर टेबल भी कहते हैं। बेस का मतलब होता है जो छोटे नदी नाले होते हैं या जो वाटर के छोटे छोटे उन लोगों ने रिजर्वायर्स बनाई होती हैं, या कुछ नेचुरली भी रिजर्वायर्स होती हैं, या समंदर है। जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं ना, ये जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, जब वो कंटामिनेट होती हैं, जब वो आप कहते हैं कि आलूदा होती हैं, उसी को हम वाटर पोल्यूशन या आबी आलूदगी का नाम देते हैं। जैसे अगर आप स्क्रीन पर देखें तो सामने आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे किसी ने ये बॉटल फेंकी हुई है ओशन के अंदर, ठीक है। ये साहिल समंदर की तस्वीरें हैं कि जब लोग वहाँ पे विज़िट करने जाते हैं तो क्या होता है कि नीचे आप देख सकते हैं प्लास्टिक के कैन्स और बॉटल्स और शॉपर्स वगैरह पड़े हैं, ऊपर भी पानी में ये बोतलें तैर रही हैं। साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉपर वगैरह और ये रैपर्स वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं, या टूटी हुई एक्सेसरीज़ वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं कि लोग इतना आप कहते हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं। और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि इवन अगर किसी आप कहते हैं कि तफरी के लिए भी, ठीक है, सैर के लिए या घूमने फिरने के लिए भी अगर लोग वाटर बॉडीज़ की तरफ जाते हैं, किसी रिवर या किसी लेक या किसी ओशन के करीब चले जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि खाएं पिएंगे, वहाँ पे जो है इंजॉयमेंट भी करेंगे, लेकिन जो उन्होंने वहाँ पे सामान लिया होता है खाने पीने का, या बॉटल्स या कैंस या शॉपर्स वगैरह उनके पास होते हैं, वो चीज़ें पानी में फेंक देंगे। बजाय इसके कि वाटर को क्लीन करें, वो उल्टा पानी को ख़राब करते हैं, उल्टा उसको आलूदा कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वाटर पोल्यूशन कहलाती हैं, और ये चीज़ें वाहिद रीज़न है कि पानी आलूदा होता है, ठीक है, जैसे आपको सामने पिक्चर पर भी नज़र आ रही है। और हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस में आती है, जिससे वाटर कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है या आलूदा होता है। मेन कॉजेज़ को हम देख लेते हैं। ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं ना, ये मेन कॉजेज़ होती हैं वाटर पोल्यूशन का, जिससे पोल्यूशन होती है कैनाल्स यानी कि जो नदी नाले होते हैं, स्ट्रीम्स नहरों की, लेक्स रिवर्स और जितने भी इवन सी वाटर भी है, तो इन चीज़ों को भी ये ख़राब करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में कहाँ से सी आ गया, तो कराची का समंदर जो है तो वो भी तो ज़ाहिर सी बात है उसमें एक एग्जांपल में आता है। तो ये सारी जो वाटर बॉडीज़ हैं वो मेन अफेक्ट हो रही होती हैं या मेनली वो कंटामिनेशन फेस करती हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। ये जो पोल्यूटेड वाटर होता है, ये पानी के अंदर मौजूद जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, फिशेस हैं जो होती हैं, या वहाँ पे जो प्लांट्स हैं या जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, उनकी लाइफ को तो अफेक्ट करते ही हैं, लेकिन ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमंस को भी अफेक्ट करते हैं, क्योंकि वही पानी हम जो है तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम भी यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, या म्यूनसिपल वाटरवेज़ के थ्रू, उन पाइप्स के थ्रू वही पानी हमारे घरों में दोबारा आ रहा होता है। सो ये चीज़ें इनडायरेक्टली हमें भी अफेक्ट करती हैं। अब हमने वन बाय वन एक एक कॉज को डिस्कस करना है, या जो वाटर पोल्यूशन का सोर्स है उसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो इनकम्प्लीट सीवेज ट्रीटमेंट आता है, या ऑयल और डिटर्जेंट्स कैसे उस चीज़ को नेगेटिव इफेक्ट करते हैं, या यूट्रॉफिकेशन क्या चीज़ होती है और उसकी वजह से कैसे अलगल ब्लूम बनता है, उसका क्या इफेक्ट होता है,
और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स किस तरह से। आपने वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन को अच्छी तरह से याद कर लेना है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, ठीक है। वाटर पोल्यूशन के जो कॉजेज़ हैं या सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, ये ज़रूर आपको ये चारों के चारों याद देना चाहिए, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में भी पूछे जाते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन, डिस्क्राइब इट्स सोर्सेज या डिस्क्राइब इट्स मेन कॉजेज़। तो ये आपने ज़रूर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर लेना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है इनकम्प्लीट सीवेज ट्रीटमेंट। जैसे आप ये देख सकते हैं सामने पिक्चर के अंदर कि ये सीवेज है, ठीक है। जो चीज़ें हम कहते हैं कि हमारे घरों से ये कलेक्ट होती हैं, जो घरों से मतलब कनेक्शन होते हैं, वहाँ से चीज़ें कलेक्ट होती हैं, और कलेक्ट होते होते वो जो बड़े पाइप्स हैं वो नियर बाई किसी वाटर बॉडी के अंदर ऐसे ही डायरेक्टली डिस्पेंस कर दे जाते हैं, या डायरेक्टली जो है वो अपनी चीज़ें, ये जो वेस्ट मटेरियल होता है, सीवेज का वाटर है, वो सारा गंदा पानी जो है पानी में, साफ़ पानी में इस तरह से फेंक दिया जाता है। तो इससे साफ़ पानी जो वो कंटामिनेट होता है, ठीक है। हम यही कहते हैं कि जो सीवेज वाटर होता है, ठीक है, जो वॉशरूम से वो पानी जो यूज्ड वाटर होता है ना, जो वॉशरूम से या गटर से निकल के जा रहा होता है, उसको हम सीवेज वाटर कहते हैं, जो टोटली फुल ऑफ बैक्टीरिया, फुल ऑफ हार्मफुल पार्टिकल्स और वेस्ट होता है, ठीक है। उसमें फीसिस भी होते हैं, उसमें सारा वेस्ट मटेरियल होता है। तो वो जो सीवेज वाटर है उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया भी हैं, पॉइजनस केमिकल्स भी होते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया उसमें ऐसे भी हैं जो डिज़ीज़ कॉज करने वाले हैं, जैसे खासकर टाइफॉइड और कॉलेरा, ये वाटर बॉर्न बैक्टीरिया हैं और वाटर बॉर्न डिजीज़ कॉज करते हैं। और यही कंटेमिनेट वाटर जब ह्यूमन यूज़ करते हैं तो उनको इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होती है, उनको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, डायरिया हो जाती है, ठीक है। तो ये रीज़न है कि कंटेमिनेटेड वाटर इस्तेमाल करने से ये इफ़ेक्ट होता है। इसी तरह जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, ये जब एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर जाते हैं, पानी में जाते हैं, तो वहाँ पर वो जो एक्वेटिक लाइफ होती है, तो ये उसको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो अनट्रीटेड सीवेज होता है ना, जो गंदा पानी है, वो वैसे का वैसा कभी भी रिवर के अंदर डिस्पेंस ना करें, रिवर के अंदर ना डालें, बल्कि उसको प्रॉपरली एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से गुजारें। उस पानी को साफ़ सुथरा करके उसके सारे केमिकल्स बैक्टीरिया को रिमूव करके और साफ़ पानी या वाटर बॉडी में या रिवर स्ट्रीम लेक के अंदर डालें, क्योंकि उसी रिवर स्ट्रीम लेक से फिर कनेक्शन लगा के तो घरों को पानी दिया जा रहा होता है। तो बेसिकली ये जो वेस्ट वाटर अगर आप इस तरह से डाल रहे होते हैं, जो गंदा पानी आप इस तरह से डालते हैं, तो यही चीज़ें वापस आपके घर में भी आती हैं और अगेन यही साइकिल रिपीट हो रहा होता है। ये चीज़ एडवाइस की गई है एट द एंड कि ऐसा ना क्या करें, वेस्ट वाटर को डायरेक्टली डिस्पेंस ना करें, क्योंकि ये अबव मैंशनड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या डिजीज़ क्रिएट कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम आ जाते हैं ऑयल और डिटर्जेंट्स पे। तो जैसे कि आपको ये सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली है क्या कि एक लार्ज जो है ना शिप थी, एक बहरी जहाज़ था, और वो जैसे ही आगे की तरफ चलता है तो उससे रिलेटेड जो ऑयल था या वहाँ से जो ऑयल रिलीज़ होता है, उसका जो इंजन का ऑयल है वो रिलीज़ होता है। तो आप देख सकते हैं कि पानी सारे का सारा कितना आलूद हुआ है। यहाँ से आप देख लें कि साफ़ सुथरा वाटर है ब्लूइश कलर का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडिश ऑरेंज वाटर है, जो कि ऑयल की वजह से हो गया है कि ऑयल जब ऊपर आया तो पानी इतना ज़्यादा ज़ाया हुआ है। अब आप ये सोच लें कि ये चाहे इतना सा ही एरिया हो, ठीक है, ये एरिया ही क्यों ना हो, लेकिन इसमें ये जो ऑयल फैला है ये पूरे के पूरे समुद्र में 4-5 दिनों में ये पूरे समुद्र में फैलेगा, और इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हर जगह तक जाएंगे, क्योंकि ये पानी में डिज़ोल्व हुआ है। पानी में जो है ये आगे फैलता ही जाएगा, इसको अब यहाँ से कोई ख़त्म नहीं कर सकता। तो इस तरह से ऑयल जो है पानी में फैलता है और इस तरह से पानी को जो है वो ज़ाया कर रहा होता है। यहाँ से देख लेते हैं, ऑयल पोल्यूशन ऑफ द सी हैज़ बिकम फेमिलियर इवेंट, के सी के अंदर जब इस तरह से बहरी जहाज़ लंगर अंदाज होते हैं, जब वहाँ से चलते हैं तो उनका इंजन जो एक तेल छोड़ रहा होता है, जो उनका इंजन जो आप कहते हैं कि वेस्ट ऑयल रिलीज़ कर रहा होता है, तो वो सारा वाटर में ही जाता है, जो कि डायरेक्टली एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट करता है, उनके प्रोड्यूसर्स को, प्लांट्स को, एल्गी को, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और जो स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट के ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको अफेक्ट कर रहा होता है। ऑयल इस तरह से जो है वो नेगेटिव इफेक्ट डालता है और वाटर पोल्यूशन कॉज करता है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे डिटर्जेंट्स हैं जो कि वाटर के अंदर जब जाते हैं और वो हमारे घरों से, हमारे लॉन्ड्रीज से ही जा रहे होते हैं। सादा सी मिसाल है, हम कपड़े धोते हैं, ठीक है, वॉशिंग मशीन लगाई है, कपड़े धो रहे हैं, हमने उसमें कितने डिटर्जेंट्स ऐड किए होते हैं। हम उसमें जो है तो डिफरेंट टाइप के सोप या डिफरेंट टाइप के हम कहते हैं कि जैसे जो वॉशिंग पाउडर्स हैं, जैसे एरियल हो गया, सर्फ एक्सल हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली केमिकल्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, जो कि हम घरों में या लॉन्ड्रीज़ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं कपड़े साफ़ करने के लिए। तो ये चीज़ें डायरेक्टली हम डाल देते हैं कि जी ये ऐसे ही पानी में चली जाती हैं, या हम इसको अगर अपने घरों में भी डिस्पेंस कर रहे होते हैं तो वो डायरेक्टली फिर उसी सीवेज का पार्ट बन जाते हैं। तो ये डिटर्जेंट्स जब चलते हैं या घर से निकलते हैं तो इनमें बहुत सारे फॉस्फेट्स मौजूद होते हैं।
तो ये फॉस्फेट करते क्या है, अब दिस इज़ नॉट रिमूव्ड बाय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, कि ये पानी सीवेज का पार्ट बन जाता है और सीवेज ट्रीटमेंट से तो ये कभी भी रिमूव नहीं हो सकता। आयंस और हार्मफुल केमिकल्स तो वहाँ से रिमूव ही नहीं हो पाते हैं और वैसे के वैसे ही ये रिवर के अंदर डिस्चार्ज हो जाते हैं। अब अगर लार्ज क्वांटिटी के अंदर फॉस्फेट जो है वो एंटर होगा जो है ना एक नेचुरल वाटर बॉडी के अंदर, तो वो तो इनक्रेज करेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा हो। जब माइक्रो ऑर्गेनिज़म यानी माइक्रोस्कोपिक एलजी और हम कहते हैं कि साइनो बैक्टीरिया की अगर ग्रोथ ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली वो सिचुएशन यूट्रॉफिकेशन की तरफ चली जाएगी। और ये चीज़ें जो होती हैं डिटर्जेंट्स वगैरह, ये एक्वाटिक रेजरवायर्स की, यानी जो एक हम कहते हैं कि पानी का एक हमारे पास ज़ख़ीरा है, एक्वाटिक रेजरवायर है, उसकी फूड चेन को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, ठीक है। यानी डिटर्जेंट्स भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं क्योंकि उनमें फॉस्फेट की क्वांटिटी ज़्यादा है। ये कभी भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट नहीं होगा, वो चीज़ तो सिर्फ पानी को फ़िल्टर करती है। तो फ़िल्टर से कैसे हार्मफुल केमिकल्स जो हैं वो फ़िल्टर हो सकते हैं? ऑब्वियसली बात है कि उसके लिए तो कोई और केमिकल डालना पड़ेगा जो इन चीज़ों को ख़त्म करे या इनकी पीएच को न्यूट्रलाइज़ करे, ठीक है। तो वो काम तो हो नहीं रहा, तो ये फॉस्फेट वैसे का वैसा ही लार्ज क्वांटिटी में वाटर बॉडी के अंदर चला जाएगा। वाटर बॉडी में जाके फॉस्फेट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी जिससे माइक्रोस्कोपिक एलजी और साइनोबैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी और यही चीज़ फिर आगे यूट्रॉफिकेशन की तरफ लेकर जाएगी और एक्वाटिक फूड चेन को डिस्टर्ब कर देगी। तो ये एक मेन रीज़न होता है कि डिटर्जेंट्स इस तरह से अफेक्ट करते हैं और वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। अब हमने यही देखना है कि यूट्रॉफिकेशन क्या चीज़ होती है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है यूट्रॉफिकेशन। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना स्क्रीन पर, इसको हम कॉज ऑफ या हम इसको कहते हैं इफ़ेक्ट ऑफ यूट्रॉफिकेशन। बेसिकली यूट्रॉफिकेशन और एल्गल ब्लूम में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अक्सर बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं, तो आपने यहाँ पे फोकस होकर सुनना है और क्लियर कर लेना है कॉन्सेप्ट को कि यूट्रॉफिकेशन मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिर हम यहाँ से भी देख लेंगे। यूट्रोफिकेशन का मतलब ये है कि पानी के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर न्यूट्रिएंट्स का ऐड हो जाना, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, सल्फ़र, कार्बोनेट्स वगैरह का ऐड हो जाना। और ये जब आयंस वाटर के अंदर ऐड होंगे तो वाटर आयंस के साथ रिच हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आयंस हो जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जिससे जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि एलजी है, ग्रीन एलजी हो गई, इसके साथ साइनोबैक्टीरिया हो गया, तो उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो यूट्रॉफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं जो प्रमोट करता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। इस चीज़ को हम नाम देते हैं यूट्रॉफिकेशन का। ये होती है यूट्रॉफिकेशन, ठीक है। और यूट्रॉफिकेशन का इफ़ेक्ट ये है कि उस न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज़ करते हुए जब ग्रीन एलजी बढ़ना शुरू हो जाती है और पानी पर इस तरह से आ जाती है, जिसको हम कहते हैं कि पानी के ऊपर काई जम गई है, सब्ज़ा जम गया, उस चीज़ को, उस काई जमने को, उस सब्ज़ा जमने को हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखना है कि जो एल्गल ब्लूम है, दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ यूट्रॉफिकेशन, ठीक है। यूट्रॉफिकेशन ये होता है कि पानी के अंदर एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स ऐड हो गए हैं जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बढ़ेगी। और हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि अगर ग्रीन एलजी यूट्रोफिकेशन की वजह से पैदा हो रहा है और पानी के ऊपर काई जम रही है, जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रही है, फिर उसको हम नाम देते हैं एल्गल ब्लूम का। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने ये चीज़ क्लियर रख देनी है कि यूट्रोफिकेशन की वजह से एल्गल ब्लूम बनता है। एल्गल ब्लूम इज़ बेसिकली द रीज़न, बेसिकली द इफ़ेक्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब हम इसको यहाँ से देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है, इट इज़ द नेचुरल प्रोसेस ऑफ एक्सेसिव एनरिचमेंट ऑफ वाटर बाय न्यूट्रिएंट्स बाय विच लार्ज अमाउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन वाटर। यानी एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें एक्सेसिव क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाते हैं जिस वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बढ़ती है। तो उस न्यूट्रिएंट के ऐड होने को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं, ठीक है। फिर इसमें कैसे होता है, स्लोली बेसिकली हम कहते हैं कि लेक्स के अंदर ना आयंस की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि एक्वेटिक लाइफ जो है ना वो स्लो हो जाती है, इवेंचुअली वो प्लांट्स वगैरह डिके कर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हम कहते हैं मिनरल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ऐड होती हैं, जब हम लार्ज क्वांटिटीज़ में मतलब डिटर्जेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं या एक्सट्रैक्टर यूज़ करते हैं। इसी तरह फॉस्फेट जो वॉशिंग पाउडर से आ रहा होता है, नाइट्रेट और फॉस्फेट जो फर्टिलाइज़र से आ रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें, आयनिक चीज़ें जब पानी में ऐड होती हैं तो पानी का न्यूट्रिएंट बहुत बढ़ जाता है। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनसे एलजी की और साइनोबैक्टीरिया की ग्रोथ होती है,
ठीक है। इस वजह से एलजी और साइनोबैक्टीरिया जो है ना वो पानी के ऊपर जम जाते हैं या वो काई बनाना शुरू कर देते हैं। आपके माइंड में बिल्कुल ये पॉइंट आ सकता है कि अगर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हैं, नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स हैं, तो एक्वेटिक प्लांट क्यों यूटिलाइज़ नहीं करते। देखिए बेटा, बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो पानी होता है, इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो क्वांटिटी और इनकी आयनिक स्टेट्स होती हैं ना, वो एलजी की ग्रोथ के लिए होती हैं, वो एलजी की ग्रोथ को प्रमोट करती हैं। प्लांट इतने हैवी फॉस्फेट्स और हैवी नाइट्रेट्स को नहीं ले सकता, इस वजह से प्लांट तो यूटिलाइज़ नहीं कर पाता। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्योंकि आसानी से यूटिलाइज़ कर सकते हैं एलजी और साइनोबैक्टीरिया, तो इस वजह से उनकी ग्रोथ होती है और इस वजह से एल्गल ब्लूम बनता है। ये माइंड में एक चीज़ क्लियर रखनी है, ठीक है। अब हम एल्गल ब्लूम की तरफ आ जाते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली एलजी यानी ग्रीन एलजी इन साइनोबैक्टीरिया ड्यू टू एक्सेसिव न्यूट्रिएंट इन वाटर, उसको हम नाम क्या देंगे? एल्गल ब्लूम का, ठीक है। और ये कैसे होता है कि एल्गल ब्लूम भी बहुत सारे द एडिड न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट ऐड हुए थे ना यूट्रोफिकेशन की वजह से, उससे जो प्रोड्यूसर जैसे ब्लू ग्रीन एलजी वगैरह, तो ये एक स्कम बना देते हैं। स्कम बिल्कुल वैसे जैसे पिक्चर में आपने देखा कि सब्ज़ा जमा होता है पानी के ऊपर। इससे क्या होता है कि जो नीचे वाले सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं, जो ज़मीन से नीचे से उग रहे हैं उस वाटर बॉडी के अंदर, उनके ऊपर से एक काई जम जाती है, एक पर्दा आ जाता है, जैसे सनलाइट नीचे जा नहीं पाती, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, तो अल्टीमेटली नीचे वाले जो सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं जो पानी में मौजूद होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। सो ये जो प्लांट की डेड बॉडी होती हैं ये भी बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देते हैं। जब बैक्टीरिया उन प्लांट को डिकम्पोज कर देते हैं तो ऑक्सीजन पानी में आ जाती है, और इसी ऑक्सीजन को मज़ीद यही जो साइनोबैक्टीरिया और ग्रीन एल्गी इस्तेमाल करके अपनी ग्रोथ को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये एक रीज़न होता है। ये थी इसकी एल्गल ब्लूम, और इसके जो आगे इफ़ेक्ट्स अब हम देख लेते हैं। इफ़ेक्ट्स ये होता है कि इससे डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं मिलती फिशेस, स्नेल या लार्वल इंसेक्ट्स को, तो उनकी डेथ हो जाती है। इनकी डिकेइंग बॉडीज़ भी जब बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं सोर्स ऑफ फूड की वजह से, तो वो फर्दर ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करके ही क्योंकि डिकम्पोजिशन कर रहे होते हैं, सो फर्दर डिप्लीटिंग द ऑक्सीजन, के पहले ऑक्सीजन की डिप्लीशन की वजह से इनकी डेथ हुई थी, इनकी फर्दर डिकम्पोजिशन होती है तो जो थोड़ी बहुत डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो भी ख़त्म हो जाती है। इवन विदाउट ऑक्सीजन भी जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं ना, हम कहते हैं कि विदाउट ऑक्सीजन जो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं वो भी लार्ज क्वांटिटी के अंदर डिकम्पोजिशन कर रहे होते हैं एंड प्रोड्यूस फाउल स्मेलिंग गैसेज और अनप्लेजेंट कलर, जिससे फ्रेश वाटर हो चाहे सी वाटर हो वो बैड स्मेल देना शुरू कर देता है। और ये सादा सी मिसाल इसकी है कि जो खड़ा हुआ पानी होता है ना, वहाँ पे यूट्रोफिकेशन ज़्यादा होती है, या वो पानी जिसके साथ कोई, हम कहते हैं कि घरों से सीवेज वाला पानी गिर रहा होता है, या नदी नाले जहाँ पे सीवेज वाला पानी गिर रहा होता है ना, वहाँ पे गंदगी ज़्यादा होती है, वहाँ पे काई जम जाती है, उस पानी से स्मेल भी आ रही होती है, और वहीं पे अलगल ब्लूम आपको नज़र आते हैं। हमेशा आपने याद रखना है कि ऐसा पानी जो कि खड़ा हुआ पानी हो, यानी वो चल नहीं रहा, वहीं पे स्टेगनेंट हो गया, ठीक है, स्टैंडिंग वाटर है, और उसमें कोई हम कहते हैं कि सीवेज का पानी अगर गिर रहा होता है जो उसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो वही चीज़ यूट्रोफिकेशन की वजह से एल्गल ब्लूम बनाती है, ठीक है। जो फ्रेश वाटर है ना, जो चल रहा होता है, नदी नाले दरिया वगैरह जो चल रहे हैं, जो पानी रवां चल रहा है, उसमें कभी भी यूट्रोफिकेशन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पानी तो चलता रहेगा, पानी इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा न्यूट्रिएंट्स को, इवनली हर चीज़ होती रहेगी, तो फिर कभी भी नहीं होगा। चलते पानी में हमेशा फ्रेश चीज़ें होती हैं, वो न्यूट्रिएंट से भी फिल होता है, वो ज़रख़ेज़ पानी होता है, यानी फुल ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। लेकिन जो खड़ा पानी है वो नुकसानदेह है, उसमें बैक्टीरिया वायरसेस भी हैं, उसमें हार्मफुल एलजी भी है, ठीक है, उसमें काई बनती है जिसको हम एल्गल ब्लूम कह रहे हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये दो तरह की चीज़ें हैं जो हमारी डेली लाइफ में हो भी रही होती हैं, लेकिन हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। सो वो पीछे हमने देखा कि एल्गल ब्लूम है, ठीक है, और उसके आगे रीज़न्स क्या हैं, ये रीज़न्स इसके नीचे लिखे हैं 2 पॉइंट, ये आगे उसके इफ़ेक्ट लिखे हुए हैं 3 पॉइंट्स कि इनकी वजह से इफ़ेक्ट क्या होते हैं। फिर हमारे पास लास्ट पॉइंट बनता है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स का। अब इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स आप देख सकते हैं कि ये एक इंडस्ट्री ने इतनी लार्ज क्वांटिटी में ऑयल रिलीज़ किया है, इस एक इंडस्ट्री में इतनी लार्ज क्वांटिटी के अंदर जो डिटर्जेंट्स रिलीज़ कर दिए हैं, ठीक है, या ये जो इंडस्ट्री थी इसने इतनी क्वांटिटी के अंदर ये वेस्ट वाटर अपना रिलीज़ कर दिया, ये भी ऑयल रिलीज़ कर रहा है। तो ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की जो हैं पिक्चर्स थी जो मैंने कंबाइन करके एक में ऐड की है कि इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हो सकती हैं। तो हम इफ्लुएंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। केमिकल दैट इज़ रिलीज्ड एज अ वेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री इज़ कॉल्ड इफ्लुएंट, यानी वो केमिकल जो इंडस्ट्री के काम का नहीं है, वो वेस्ट मटेरियल है, वो पानी में डिस्पेंस किया जा रहा है, पानी में रिलीज़ किया जा रहा है, उसको हम इफ्लुएंट का नाम देते हैं। फैक्ट्रीज़ ज़्यादातर पानी के करीब ही लगाई जाती हैं ताकि वो अपना सारा वेस्ट मटेरियल पानी में डिस्पेंस कर सकें, ठीक है। तो डंपिंग ऑयल यानी इस तरह से ऑयल को रिलीज़ करवाना,
टॉक्सिक केमिकल्स इस तरह से, ठीक है, एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस, यानी ये तो ये सारी चीज़ें लार्ज क्वांटिटी में उस पानी के अंदर रिलीज़ कर दी जाती हैं। दे कैन किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो पोल्यूट द वाटर और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ दैम। यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया फंजाई को जो है वो किल कर देंगे, जिससे एक नेचुरल जो इकोसिस्टम है वाटर का वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। यानी जब पानी के नेचुरल डिकम्पोजर्स की डेथ हो जाएगी तो पानी सही तरह से, आप कहते हैं कि रिच नहीं हो सकेगा, पानी सही तरह से न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकेगा, वाटर पोल्यूशन हो जाएगी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स की, एक्वेटिक लाइफ की डेथ भी हो सकती है, उनकी ग्रोथ भी इनहिबिट हो जाएगी। सो ये होते हैं इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। इफ्लुएंट का मतलब है कोई भी ऐसा केमिकल जो कि इंडस्ट्री का वेस्ट मटेरियल था और वो पानी में डायरेक्टली रिलीज़ किया जा रहा है, उसको हम इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट का नाम देते हैं। तो वो बहुत सारे हो सकते हैं। अगर ऑयल इंडस्ट्री है तो जाहिर सी बात है वो अपना वेस्ट ऑयल सारा रिलीज़ करेगी। टेक्सटाइल यानी कपड़े बनाने की इंडस्ट्री है तो वो टॉक्सिक केमिकल्स या हम कहते हैं कि रिएजेंट या टॉक्सिक हम कहते हैं कि कलर्स को रिलीज़ करेंगे। इसी तरह बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो डायरेक्टली पानी के साथ ही लगाई जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो इंडस्ट्रीज़ या मिल्स या कारखाने लगे होते हैं वो पानी के करीब ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो पानी में रिलीज़ करना होता है। वो हैवी केमिकल्स होते हैं, अगर ज़मीन में कहीं छोड़े जाएंगे तो वो तो रिएक्शन करेंगे और एक्सप्लोसिव हो जाएंगे, तो यानी कि उससे आग लग सकती है। इसलिए वो पानी के करीब फैक्ट्री लगाई जाती है ताकि सारा के सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो पानी में चला जाए। पानी में जाके वो वेस्ट मटेरियल तो न्यूट्रिएंट हो, मतलब न्यूट्रलाइज हो जाएगा कि वो कोई ख़राबी पैदा नहीं करेगा, लेकिन हाँ वो वाटर पोल्यूशन ज़रूर क्रिएट करेगा, वाटर को ज़रूर जो है वो ख़राब करेगा, या वाटर को जो है ना वो ज़रूर हम कहते हैं कि यूट्रोफिकेशन की तरफ या वेस्ट की तरफ लेकर जाएगा, और पानी में ज़रूर प्रॉब्लम्स आती हैं, एक्वेटिक लाइफ ज़रूर डिस्टर्ब होती है। तो ये एक रीज़न था हमारे पास इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स का कि जो वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है। सो ये हमने सबसे पहले बेटर डिस्कस पास होती क्या है। अगेन मैं अब आपको एक समरी बता दूं। हमने पहले ये डिस्कस किया कि वाटर पोल्यूशन क्या है, उसकी डेफिनेशन, फिर हमने उसके मेन कॉजेज़ देखे ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। लेट्स से कोई लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे डिटेल में पूछी जाती है चीज़ें, तो हर एक पॉइंट को हमने डिस्कस किया है कि इनकम्प्लीट सीवेज कैसे, ऑयल और डिटर्जेंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं वाटर पोल्यूशन, या यूट्रोफिकेशन क्या होती है, इसके रीज़न क्या हैं, और इसकी वजह से एल्गल ब्लूम कैसे बनता है, फिर एल्गल ब्लूम बनने के रीज़न क्या होते हैं, ठीक है, और एल्गल ब्लूम के फिर आगे इफ़ेक्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फिर इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस और उनके इफ़ेक्ट्स हम देखते हैं, ठीक है। सो दैट वाज अ कंप्लीट टॉपिक अबाउट वाटर पोल्यूशन, जिसमें हमने टॉपिक को बिल्कुल कम्प्लीटली जो है कवर किया है। वाटर पोल्यूशन का ये टॉपिक था जो कंप्लीट हो गया है आपका, और इससे रिलेटेड एनुअल में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन, राइट इट्स टू कॉजेज। शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, हाउ ऑयल एंड डिटर्जेंट रिजल्ट इन वाटर पोल्यूशन, वो वाला पॉइंट भी आ गया। डिफाइन यूट्रोफिकेशन, हाउ इट रिजल्ट्स इन एल्गल ब्लूम्स, तो यूट्रोफिकेशन की डेफिनेशन आपने बतानी और ये बता देना है कि एल्गल ब्लूम बनते कैसे हैं। डिस्क्राइब एल्गल ब्लूम, राइट टू इफेक्ट्स, अब ये इफेक्ट्स पूछ रहा है कि इसका क्या आगे बनता है। फिर इफ्लुएंट्स को डिफाइन करना है और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट कैसे वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं, ये चीज़ है। फिर इसमें है व्हाट इज़ यूट्रोफिकेशन, राइट अ नोट ऑन इट्स इफेक्ट्स इन डिटेल, यानी यूट्रोफिकेशन वाला जो सारा एक पॉइंट है ना कि पहले यूट्रोफिकेशन है, फिर उसकी वजह से उसके इफेक्ट्स वगैरह हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एल्गल ब्लूम क्या होता है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, फिर अगले पे उसकी जो हैं रीजंस, तो ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। यानी मैं आपको यहाँ से भी बता देती हूँ कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसको कैसे अटैम्प्ट करना है, कि यूट्रोफिकेशन वाला ये डाटा, फिर उसके ये कॉजेज़, फिर एल्गल ब्लूम उसके रीजंस, ठीक है, और उसके इफ़ेक्ट्स, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। दैट वाज अबाउट द टॉपिक ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड रिलेटेड इफ़ेक्ट्स एंड कॉजेज़। एंड आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेरी गुड लक।